No. जरा फिर क्वेश्चंस सबसे पहले कुछ सवाल हैं वो जवाब आप दें अगर आपको याद है। नंबर 1, हु सोल्ड कश्मीर, टू whom कश्मीर वाज सोल्ड। कश्मीर जो है वो किसने बेचा, कब बेचा, किसको बेचा, कितने का बेचा। कितना सवाल है, याद करें। महाराजा बताए ना, गलत गलत है ठीक है, कुछ तो बोले। किसने बेचा था, किसको बेचा, कब बेचा। सर आवाज नहीं आ रही। या अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को बेचा। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने जो है गुलाब सिंह को बेचा था। कितने का बेचा था, 75 लाख। कब बेचा था, 1846, 1846 को बेचा था। कश्मीर की एक तहरीक थी, कश्मीर की आज़ादी की, फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर। फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर सबसे पहले, द अर्लीस्ट फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर which was fought by, ये हमने पढ़ा था, याद करें, 1930 में कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट जो है, पहली कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की गई। वो किसने स्टार्ट की थी, अब्दुल्ला गुलाम अब्बास। अब्दुल्ला गुलाम अब्बास, he started the Kashmir movement, freedom of Kashmir in 1930। जब पाकिस्तान बना 1947 में, उस वक्त कश्मीर का हुक्मरान कौन था, who was the ruling elite of Kashmir during 1947? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। हरि सिंह was a Sikh or Hindu? सिख था या हिंदू था? सोच लें पहले। हरि सिंह ने कश्मीर को किसके साथ एनेक्स किया जी, प्रेशर में आके इंडिया के साथ इल्हाक कर दिया, उसने एनेक्स कर दिया। और जो रियाया थी वहाँ की, जो सब्जेक्ट थी, वो कितने मुसलमान थे, कितने परसेंट आबादी मुस्लिम थी,
कश्मीर 70%, 80-90 70%, 70% जो आबादी थी कश्मीर की, रियासत कश्मीर प्रिंसली स्टेट आज़ाद रियासत थी, और वो इल्हाक जो है वो चाहती थी मुस्लिम कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन हिंदुओं ने, क्योंकि इसने इंडिया से मदद तलब की थी हरी सिंह ने, और इंडिया ने इस शर्त पे इसको हेल्प किया था कि वो कश्मीर को इल्हाक कर दे, इसके साथ मिला दे पाकिस्तान। और पाकिस्तान जब ये काम हुआ तो पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में बेचैनी की कैफियत हुई, और पाकिस्तान में कायद आज़म ने क्या कहा था जनरल ग्रेसी को, डॉगलस ग्रेसी को, कि कश्मीर पर अटैक करे, उनको हुक्म दिया, लेकिन उसने नहीं हुक्म माना। फिर जो हमारी ट्राइबल मिलिशिया थी, जो कबायली लोग थे वहाँ के, वो कश्मीर में एंटर हुए, और ये जो के जो आज़ाद करवाया गया है, 1/3 हमारे पास है कश्मीर का, 2/3 जो है जिसमें ऑक्युपाइड कश्मीर, आईओके और लद्दाख। तो हमारे पास 1/3 है, उसमें एडीके है, ये हमारे पास है कश्मीर का एक 2/3 जो है वो पास है ऑक्युपाइड कश्मीर, ये कश्मीर की ज्योग्राफिकल जो टेरिटोरियल लिमिट है उसकी डिवीजन है। नेक्स्ट जी, चाइना का है लेकिन डिस्प्यूटेड है अभी भी, इंडिया कहते हैं हमारा है, चाइना कहते हैं हमारा है, हमारे खाते में से तो निकल गया ना। नेक्स्ट जीपी में से चाइना को, बेसिकली जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी इसी में है, और वो भी डिस्प्यूटेड है, वो सबसे हैवी अपना, सबसे हाईएस्ट जो है ना बैटल फील्ड है वर्ल्ड, सबसे ऊंचाई पे। और चाइना का कुछ इलाका वहीं लगता है, दर्रा पंजाब भी वहीं है, पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर भी वहीं है, ये इलाका चाइना के कब्जे में था पहले, ये हमें गिफ्ट के तौर पर दिया गया है सियाचिन। इसी तरह वो बर्फ का इलाका है, उसके ऊपर कंट्रोल ये समझे ना होने के बराबर है, ये सिर्फ वॉर और जो सिर्फ डिफेंस पर्पस की वजह से आर्मी बैठी, अगर वहाँ ना बैठे तो सिर्फ हमें खौफ है कि वहाँ से अटैक होने का खतरा है, और कोई वजह नहीं। जो 2% आप बता रहे हैं कि चाइना को दिया गया है, वो इनका कोई मुआहदा हुआ होगा, लेकिन कोई हमारे लिए फर्टाइल लैंड नहीं है, वो भी एक डेजर्ट की शक्ल में, आईसी डेजर्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जी, कश्मीर का जो इशू है वो कौन लेके गया था यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया लेके गया था, पाकिस्तान ही लेके गया था। 2 रेजोल्यूशन पास हुई थी, वो लिखें, 2 रेजोल्यूशन वर पास्ड। कौन कौन सी रेजोल्यूशन पास हुई थी? 3 अगस्त 1948, नेक्स्ट 5 जनवरी 1949, ये 2 रेजोल्यूशन है जो पास हुई। ये वो रेजोल्यूशन जो बात होती है, इसमें ये कहा गया था कि कश्मीर के लोग जो है वो बताएंगे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने खुदरादिया दिया जाएगा, वहाँ के लोगों को ये डिसीजन करने की पावर दी जाएगी, अख्तियार दिया जाएगा तो वो किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ इल्हाक चाहते हैं। ये रेजोल्यूशंस पास हुई, ये भी बहुत अहम सवाल है कश्मीर के हवाले से। चनाब फार्मूला, चनाब फार्मूला किसने दिया, कब दिया, और इसका मकसद क्या था? 3 सवाल आपने जवाब देने हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। सुभान चनाब फार्मूला 1962-63 लिखा हुआ है, दोनों डेटे लिख लें, 1962/63, 1962-1963, चनाब फार्मूला। चनाब फार्मूला जो है
ये कश्मीर को सॉल्व करने के लिए कश्मीर सोल्यूशन पर दिया गया था। सरदार अब्दुल कयूम खान, Chenab formula was presented by Sardar Abdul Qayyum Khan on the resolution of Kashmir issue. Chenab formula, एक बोगरा फार्मूला भी है। बोगरा फार्मूला, मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान का वजीर आजम रहे ब्यूरोक्रेट था। उसने कब दिया था बोगरा फार्मूला? याद करें। इसका दूसरा नाम क्या है? बोगरा फार्मूला इज आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। आईनी फार्मूला, आइन बनाने के तवज्जुह में दिया गया था जी। 1953 बोगरा फार्मूला, मोहम्मद अली बोगरा ने मोहम्मद अली बोगरा वज़ीर आज़म था उस वक्त। नेक्स्ट, कश्मीर ब्लैक डे कब मनाया जाता है? कश्मीर ब्लैक डे 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर हर साल 27 अक्टूबर को कश्मीर ब्लैक डे मनाया जाता है, क्योंकि 27 अक्टूबर को इंडिया ने श्रीनगर में अपनी फौजों को दाखिल किया था और कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। तब से कश्मीर ब्लैक डे मनाया जाता है। पहला जनरल इलेक्शन कश्मीर में कब हुआ? When did first general election hold in Kashmir? 1951। मर्दमशुमारी जो है सब कॉन्टिनेंट में, याद करें, फर्स्ट जो सेंसस थी वो कब हुई? 1881, 1881 में पहली मर्दमशुमारी हुई थी और पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई? एक और क्वेश्चन आता है कि जब फर्स्ट सेंसस हुई थी सब कॉन्टिनेंट में, उस वक्त लॉर्ड कौन था? लॉर्ड वायसराय कौन था सब कॉन्टिनेंट? ब्रिटिश राज का टाइम याद करें। 1881 में लॉर्ड कौन था या वायसराय कौन था? पहली सेंसस, फर्स्ट सेंसस इन सब कॉन्टिनेंट, पहली मर्दमशुमारी 1881। वो कौन सा लॉर्ड है जिसका मर्डर हो गया था सब कॉन्टिनेंट में? ये भी सवाल है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो वाज मर्डर सब कॉन्टिनेंट। फर्स्ट सेंसस जब हुई तो लॉर्ड कौन सा था? आई थिंक लॉर्ड रिपन। और ये डबल लिस्ट चेक कर रहे हैं, लॉर्ड वाली लिस्ट है। दिस वाइस एक ही बात है ना, लॉर्ड और वाइस एक ही बात है। गवर्नर जनरल और चीज है, वाइसराय और लॉर्ड में कोई फर्क नहीं। 1881 1881 फर्स्ट सेंसस वाज सेट। लॉर्ड रिपन, इसको कंफर्म कर लेंगे आप, चेक कर लेंगे किस डेट में कौन था 81 में। नेक्स्ट, कायदे आजम ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था? सॉरी, कश्मीर के बारे में। कश्मीर इज अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। कश्मीर इज अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान क्यों कहा था? ये भी पूछ लिया जाता है, पेपर में सवाल भी आ चुका है। लाइफ लाइन क्या होती है? तुम मेरी जिंदगी मगर जिंदगी का भरोसा है। कितना मुख्तसर शेर है, कितने अल्फाज हैं? एक शेर खान साहब जो नहीं है निकाल। लाइफ जिंदगी है और जिंदगी डिपेंड करती है पानी पे, और पानी हमारा सारे का सारा है कश्मीर से। कश्मीर इज अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। पहला ने ऐसे लिखा।
इसी तरह कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है 5 फरवरी, 5 फेब को हर साल। कश्मीर सॉलिडेरिटी। कश्मीर, कश्मीर सॉलिडेरिटी का मतलब क्या है कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम कश्मीर की आज़ादी के साथ खड़े हैं। ये है यकजहती, किसी के साथ इकट्ठे होना। 5 फरवरी, 5 फेब हर साल। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे और कश्मीर ब्लैक डे, ये दो अहम डेज, ये दोनों होने चाहिए। 27 अक्टूबर और 5 फेब, ये दो बहुत अहम है। उसके बाद है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये कब ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें कितनी पार्टियों ने हिस्सा लिया? 1950 1993 1993 में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जी हुर्रियत आज़ादी, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 93 1993। इसमें 23 पार्टीज थी, 23 पार्टियां थी और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर की आज़ादी के लिए। और ये कश्मीर में पार्टी का नाम भी है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। चेक करें जरा। कश्मीर पे जब ये हमला हुआ, जब ये सारी जंग हुई, फर्स्ट जो कश्मीर वॉर है, उसके दौरान जब कबायली लोग वहां पर गए, उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ फाइट किया, उसके नतीजे में एंड क्या हुआ? जब जंग बंदी हुई तो एक लाइन बनी थी, जो इंडिया के पास कश्मीर था आईओ के, और जो हमारे पास एजे के, इन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री बनी थी, उसको सीज फायर लाइन। ये सीज फायर लाइन के दो सवाल हैं। सीज फायर लाइन इन दो जगहों के दरमियान बाउंड्री को कहा, आई को के इंडियन हेल्ड कश्मीर और एजे के दरमियान आजाद जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे पास है 10 इस्लाम और 10 ये वीडियो के पास है 1940 जंग बंद हुई, सीज फायर बनी, तो सीज फायर लाइन के नाम से याद किया गया। 1972 में 1971 में 16 अक्टूबर 1971 को याद करें तो पुलिस पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था, सबूत ढाका जो कि बैटल ऑफ ढाका बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? वो बताएगा शिमला, शिमला और याद आ रहा है सेकंड शिमला और याद है किसी को? एक जेनीवा पैक्ट है 1988 है, वो जेनीवा, ये जो शिमला डेक्लेरेशन ऑफ 1906, ये 1906 शिमला डेक्लेरेशन है, शिमला वक्त है। ये वो 35 मेंबर जो 8 मेंबर को मिले सेपरेट करेंगे, वो हमारी फ्रीडम मूवमेंट में, ये 72 है, भुट्टो का दौर है। इंदिरा गांधी एक तरफ सरकार की भुट्टो, वो जो 92,000 फौजी फंस गए थे 70 की जंग में, वो और बैकफोन में बहुत कुछ हो रहा है, उसके लिए शिमला में एक मुआहदा हुआ 1972 में। और ये जो लाइन सीज फायर लाइन है, इसका नाम एलओसी रख दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। 1972 में सीज फायर लाइन का नाम रख दिया गया LOC। तो ये 720 किलोमीटर लंबाई है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब अगर सवाल आ जाए कि लाइन ऑफ कंट्रोल किस जगह बाउंड्री है, किस एरिया के दरमियान बाउंड्री है, तो वो एक पुरानी बात है, इसको याद क्योंकि उससे अब उसका नाम रिप्लेस हुआ है, वो जगह तो वहीं पे है।
तो पता नहीं कौन पहाड़ी इलाका है, सही तरह से ये अकाउंट नहीं है इनके पास, या कुछ एरियाज को वो कर नहीं है क्योंकि वर्किंग बाउंड्री भी है। बुक्स में 720 लिखा हुआ है, लेकिन जो वर्किंग बाउंड्री है वो तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब है। शक्करगढ़ सेक्टर और ये सारा नारोवाल, ये जो एरिया है हमारा, ये वर्किंग बाउंड्री कहलाती है। ये स्पेशल उसके लिए है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की। ये सारी मिला के जी बांग्लादेश ने, बांग्लादेश को तस्लीम कब किया था हमने? 74 में, 71 में, 16 अक्टूबर 1971 को जंग हुई। याहिया खान ने वहां फौजी भेजे थे, पूरी स्टोरी है। जनरल आजाद नहीं हो रहा, आजादी की जंग नहीं है ये बेसिकली इशू ये है कि वो लोग कहते थे कि जुबान जो है वो बंगाली जुबान है, उनके कुछ मुतालबात थे, वो मुस्लिम थे। हमारे और उनके दरमियान 1000 किलोमीटर का सफर था और समुद्री रास्ता था, दरमियान में खुश्की का कोई रास्ता ही नहीं था। इंडिया के अंदर से गुजर के हम बांग्लादेश में जाते थे, बांग्लादेश यानी मशरकी पाकिस्तान में जाते थे। तो उनके कुछ मुतालबात थे, फौज में भी दिया जाए, फलां जगह मुजीबुर रहमान की पार्टी को हुकूमत भी दी गई आम जनरल 1971 के इलेक्शन में। 12-13 रीजन है, इंडस्ट्रीज वहाँ नहीं बनाई गई, यहाँ बनाई, रॉ मटीरियल वहाँ से पटसन आता था, फौज में उनको नहीं लिया जाता था, पलालियों में कद छोटे हैं, रीजन हैं, मैनी मोर रीजन हैं। तो इस वजह से वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बागी होते गए, मुख्तलिफ तहरीकें चलती रही वहाँ पे। चिड़िया ने बड़ा रोल अदा किया, अपनी आर्मी भेजी और आखिरकार एक जंग की कैफियत हो गई। भुट्टो ने यहाँ से याहिया खान को भेज दिया, चलो काबिल भुट्टो को हुकूमत मिली थी 70 में जनरल इलेक्शन में। तो इसने वहाँ पर भेजा, इसने फिर एक जनरल वहाँ भेजा, जनरल अमीर उल नियाजी, अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जो है, जनरल नियाजी जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली वहाँ पर कमांडर था। और उसकी क्यादत में ये सारा कुछ हुआ और वो फौज ने जो मिलियन हजार फौजी में कैद हुए थे वो उसकी क्यादत में। वो है मुख्तलिफ बुक्स में, हमूदुर रहमान कमीशन है रिपोर्ट, वो पब्लिश नहीं हुई, वो आप पढ़े अगर मिल जाए कहीं सर्च करके। हमूदुर रहमान, जस्टिस हमूदुर रहमान, उसने ये एक रिपोर्ट कमीशन हुआ था, उसने पब्लिश की थी। तो सारी जो जुल्म सितम है पाकिस्तान की फौज है, उसके बारे में अगर वही बात है ना कि मैं इस माशरे को क्या चोली पहनाऊंगा, ये है ही नंगा कि दर्जी मकाम में मेरा नहीं मन तो नहीं। तो बात ये ना, अपने मुंह से कौन अपने बारे में कहता है, जो था ठीक है। नेक्स्ट जी, ये कश्मीर के बारे में। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है वो हम जरा देख लेते हैं। सबसे लंबी जो बाउंड्री है पाकिस्तान और इंडिया की, अगर उसको मिलाएं आप, 1610 एक है, फिर वर्किंग बाउंड्री है, फिर ये वाली बाउंड्री है लाइन ऑफ कंट्रोल, इन सारियों को मिला दें अगर तो ये उससे 2252 से ज्यादा बन जाती है, 5400। वो भी 2400 बनती है जो डेविड लाइन है, और ये उससे भी ज्यादा बनती है जो जदीद है। नेक्स्ट ये अगला हमारा जो टॉपिक है, रोल ऑफ उलमा स्कॉलर्स इन पाकिस्तान मूवमेंट, जो देखते हैं। उसके बाद हम आएंगे कश्मीर वॉर्स पे। इसमें जिन लोगों के रोल्स हैं उनके नाम देखते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी, ये तहरीक देवबंद से ताल्लुक रखते थे, इनका भी पाकिस्तान मूवमेंट में रोल है। मौलाना अशरफ अली थानवी, तहरीक पाकिस्तान में इनका रोल है। Who said Islam is our race, Islam is our country? ये किसने कहा था? Islam is our race, Islam is our country. अफगानिस्तान इन नॉर्थ ऑफ केपीके, अफगानिस्तान केपीके के किस संत में वाक़ है? अफगानिस्तान जो है ये केपीके की किस संत में वाक़ है, ये सवाल है। नॉर्थ
कश्मीर अपना अफगानिस्तान जो है ये KPK के नॉर्थ में वाक़ है। अफगानिस्तान की जो अक्सरियत आबादी है वो सुन्नी मुस्लिम है। कुछ क्वेश्चन अफगानिस्तान पे जो आते हैं वो लिखवा रहा हूं। वो सुन्नी मुस्लिम आबादी है। पाकिस्तान जब बना था तो यूएनओ में पाकिस्तान जब यूएन का मेंबर बना तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना था और 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूएन का मेंबर बना। ये तो बहुत अहम सवाल है। यूएनओ कब बना? 24 अक्टूबर 1945। लीग ऑफ नेशन जो है वो फ्लॉप हो गई थी तो फिर यूएन बना। 24 अक्टूबर 1947। पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना? Then Pakistan joined UN 30th September 1947। ये पाकिस्तान इसके मेंबर बना। तो पाकिस्तान की मेंबरशिप की अपोज किसने किया? वो अपोज मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान ने की। पाकिस्तान को तस्लीम किसने किया था सबसे पहले? इसी तरह जी अफगानिस्तान पाकिस्तान का एंटी रहा है शुरू से ही। इनके सरहदी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, बाउंड्रीज के आबादियों का आना जाना काफी सारी वजूहत थी। वो यूनाइटेड इंडिया को पसंद करते थे। यूनाइटेड हिंदुस्तान डोमिनियन स्टेटस जो सुना था आपने पहले पाकिस्तान मूवमेंट में कि एक ही होना चाहिए, डिवाइड ना किया जाए। उसने तो कहा था कि ये तो दो भाइयों की तरह है, दो भाई, इट्स अ क्वार्रल बिटवीन टू ब्रदर्स। याद है आप? यहाँ लिखा भी था हमने कि एक बंदा उसके गले में छुरी फेर रहा है, काट रहा है उसको गाय की तरह। दो भाइयों के बीच झगड़ा है। इसी तरह अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हमारे शुरू में सफारती ताल्लुकात वो 1948 से शुरू, 1948 से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो हमारे शुरू में फॉरेन पॉलिसी में अफगानिस्तान के साथ। पहला सफीर पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान में गया था, फर्स्ट एम्बेसडर, फर्स्ट पाकिस्तानी एम्बेसडर टू अफगानिस्तान, खुर्शीद कसूरी। खुर्शीद कसूरी। उसके बाद सरदार शाह वली खान, ये अफगान सफीर था जी। वही इशू है। इसके बाद वजीर खाजा नहीं नहीं, ये और है। ये वो खुर्शीद कसूरी है जो जिसके भुट्टो फांसी चढ़ा था, जिसकी 109 में जिसकी कत्ल की साजिश के खिलाफ। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन अफगानिस्तान खुर्शीद कसूरी। फर्स्ट अफगानी एम्बेसडर इन पाकिस्तान सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान, ये भी बहुत अहम सवाल है। नेक्स्ट, जो बाउंड्री है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, डेवरेंट लाइन इसको हम बोलते हैं, ये 1893 में बनी। अंग्रेजों ने मुआहदा किया था डेवरेंट ने अफगानिस्तान के अब्दुल रहमान का, मेरे ख्याल उस वक्त का जो हुक्मरान था उसके दरमियान और डेवरेंट के दरमियान, गवर्नर था उस वक्त डेवरेंट। तो इन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री बनी थी, इन्होंने सेपरेट कर दिया था अफगानिस्तान को और ये सब कॉन्टिनेंट अलग कॉलोनी। 1893 2252 मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा हुआ है, 2400 भी लिखा हुआ है। 31 अगस्त ये बुक डेट है, अफगानी हुकूमत ने ऐलान किया था। वैन का अफगानिस्तान को अफगानी हुकूमत का ऐलान हुआ था 31 अगस्त। अफगान डे कहा जाता है इसे, अफगान डे। 31 अगस्त को अफगान डे मनाया जाता है। अफगानिस्तान का सदर था सरदार दाऊद खान। सरदार दाऊद खान 1976 में उसने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए थे। 76 जी, सरदार दाऊद खान अफगानी सदर। यूएसएसआर ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान में कब भेजे और कब ऑक्युपाई किया? अफगानिस्तान को ऑक्युपाइड कब किया? डेट लिखिए, 18 अगस्त 1979, 18 अगस्त 1979। ये वो डेट है जब यूएसएसआर
यूनाइटेड है या यूनियन है? यूनियन ऑफ सोशल रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोशल रिपब्लिक्स। ये वो सुपर पावर थी उस वक्त की जिसे रशिया कहा जाता था। रशिया बाद में बना यूएसएसआर, उसका पुराना नाम है। जैसे यूएसए आज अमेरिका का नाम है, कल को अमेरिका अगर उसकी स्टेट्स टूट जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, तो इसका अकेला नाम भी अमेरिका बच जाएगा यूएसए की जगह। इसी तरह ये यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये है यूएसएसआर। जो यूएसएसआर है, इसने 18 अगस्त 1979 में अटैक किया और ये यहाँ के जो गर्म पानी थे वहाँ तक हाथ खाना चाहते थे, और अगला इनका हदफ यहाँ था, हमारी तरफ था। लेकिन ये वो वॉर है जो अफगान वॉर या जो क्लाशनकोव कल्चर, ओपियम कल्चर जो पैदा हुआ यहाँ पे, ये वो वाला दौर है, याद करें इसको, ज़ियाउल हक का दौर। जब अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई कि यूएसएसआर जो है वो यहाँ तक आ पहुँचे, तो वो आगे भी एक्सपेंशन उसके होने के चांस थे। इस वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प की, यहाँ पर वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स और डॉलर्स की बोरियां भेजी, और हमने उसकी जंग को अपनी जंग बना ली। ट्राइबल एरिया के लोगों को हमने ट्रेन किया पाकिस्तान आर्मी के जरिए। ये समझ में उनकी जो जंग है उसको हमने जिहाद बना के और वहाँ पर लोगों को भेजा। जब ये 89 में यूएसएसआर वापस चली गई, अपनी फौज है 89 में जब वापस चले गए, रिट्रीट उसको बोला जाता है, रिट्रीट ऑफ यूएसएसआर ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, तो फिर वही मुजाहिदीन जो थे वो हमारा सरदर्द बन गए। उन्होंने यहाँ पर काम शुरू कर दिया। उसके बाद 9/11 के बाद फिर वही लोग जो उनको वहाँ यूज़ किया गया था, अब अमेरिका जो है जिसने उनको यूज़ किया था वहाँ पे, अब उनके एंटी हो गए। जब उसने ड्रोन अटैक किया, उन्होंने यहाँ सुसाइड अटैक करना शुरू कर दिया। वो जो किसी और की जो जंग थी, जब हम उसमें आए तो वो हमारे लिए अजाब बन गया। 80,000 लोग हमारे मर गए, 80,000 लोग कुर्बानी हमने दी है, पाकिस्तान में शहीद हुए ड्रोन अटैक और सुसाइड जी। 9/11 के बाद जो दहशतगर्दी में लोग हमारे शहीद हुए, अफगानिस्तान पर अटैक हुआ था ना, उसके बाद फौजी अड्डे और सारा मुशर्रफ ने तो सारा कुछ, नेटो तो उसके साथ है ना, नेटो तो उसकी एलाइज है, तो जाहिर है काम उसी का है, बिल्कुल हिस्ट्री ओपन है। हमेशा जो अमीर मुल्क होता है वो गरीब मुल्क को इस्तेमाल करता है अपने मकासद के लिए, तो इस तरह होगा। आगे चले जी। 1961 अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट दो तरफा जो तिजारत है, बॉर्डर वाली तिजारत जो है, ये ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ 1961 में। फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और कहाँ हुई थी? एक सवाल है ये, जनरल नॉलेज का, जीके का जनरल सवाल। फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, कब हुई? ये बहुत अहम सवाल है। फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस 1955 में इंडोनेशिया में हुई। इंडोनेशिया का शहर है बैंडांग, वहां पर हुई एशियन। अगर मुसलमान मुस्लिम लीग के अलावा किसी और को वोट देगा, स्टेटमेंट सुने, अगर मुसलमान मुस्लिम लीग के अलावा किसी और को वोट देगा तो
तमाम मिल्लत का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद कर देगा और क़यामत के दिन अल्लाह को जवाबदेह होगा। ये किसने कहा था? किस आलिम लीडर ने कहा था? रोल ऑफ उलमा फ्रीडम मूवमेंट पार्टी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने कहा था। मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग को वोट है, और अगर वो नहीं देता तो इसका मतलब है वो रूबरदानी कर रहा है। जैसे ये 63A है, जो आर्टिकल 63A है कि अगर आप किसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हो और इलेक्ट हो जाते हो तो आप उससे बेवफाई नहीं कर सकते। हाँ जी, वरना आपकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इन्होंने वोट नहीं दिया ना, ये अगर वोट देते तो फिर ये डिस्क्वालीफाई होते। हाँ जी, उनको नहीं ये लेके आए, सिर्फ इससे अलग कर दिया। अरे नजरअंदाज करने की सजा देनी थी तुझको, तेरे दिल में ऊपर जाना जरूरी हो गया था। उन्होंने काम बड़ी गेम खेली है, उससे काटा है। अब वो उन्होंने पैसे लेने थे, ले लिए, 13 से 23 करोड़ तक मिले हैं। जिसकी जितनी वैल्यू थी उसको उतने तोला गया है। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। वो ये दिया करते हैं, स्पॉन्सर लोग देते हैं, तो लोग फायदा नहीं लेते इनसे। ये अजीब निजाम है पॉलिटिक्स का। यहाँ पर एक एक फाइल को साइन करने के लिए इतने पैसे ले लेते हैं। एक रोड का मंसूबा ले लिया, बाद में ठेकेदार उनको पैसे देते हैं बकायदा, उसमें मटेरियल यूज ही नहीं होता, 6 महीने बाद दोबारा उसकी वो खारिज होता है। आप देखिए मंसूबे, ये 9 नंबर से जी इस बारे में कोई हालात का पता नहीं है अभी। कुछ भी हो सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड हालात हैं। जो एक सवा साल जो रह गया है ना, इसमें बहुत मुश्किल हालात हैं। अगर तो अवाम को अपने बयानिए को अवाम ने इसने साबित कर दिया और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो फिर ये हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाएगी। अगर लोगों ने रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, जगह जगह धरने हो गए, ईद ये रमज़ान है, ज़रा हालात नॉर्मल है, ईद के बाद कुछ थोड़ा सा तेज होगा काम। अगर ये कंट्रोल कर गया साल, अगर कोई ऐसी पॉलिसी, गुड गवर्नेंस या कुछ कर्जे या अमेरिका की मदद से कुछ ऐसे हालात आ गए बेहतरी की तरफ, महंगाई या कुछ चीज़ों को कंट्रोल, फिर तो आम कमजोर हो जाएंगी। अदरवाइज इमरान खान को जो बयानिया है, नैरेटिव है, वो है तो स्ट्रॉन्ग साजिश है अमेरिका। अगर वो साबित कर गया तो फिर अवाम जो है वो उसके साथ है। अगले इलेक्शन में हो सकता है अकेली पार्टी 2/3 मेजॉरिटी ले, हो सकता है। नेक्स्ट चीज, मुस्लिम लीग की हिमायत 1946 में एक और सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने भी की थी। 1946 में मुस्लिम लीग की हिमायत एक और सूफी बुजुर्ग थे, बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान मूवमेंट में, पीर जमात अली शाह। पीर जमात अली शाह, इसको अलग से भी सर्च करके पढ़ेंगे आप नॉलेज के तौर पे कि पीर जमात अली शाह जो है उनकी क्या, जमात अली, पीर जमात अली शाह साहब, इनकी क्या खिदमात हैं मुस्लिम लीग और फ्रीडम मूवमेंट में, ये अलग से आपका होमवर्क है। इन्होंने मुस्लिम लीग के जो 1946 का इलेक्शन था, 1946 का इलेक्शन, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। एक और है पीर साहिब मांकी शरीफ, पीर साहिब ऑफ मांकी शरीफ। है ना, साहिब ऑफ मांकी शरीफ, केपीके में जगह है मांकी शरीफ, वहां से ये बिलोंग करते थे। इनका भी बहुत रोल है पाकिस्तान मूवमेंट में। मुस्लिम लीग की तंजीम साजी की थी उन्होंने 1945 में, मुस्लिम लीग की तंजीम साजी केपीके में की 45 में। 1945 खान अब्दुल कयूम खान और इसके दरमियान टक्सल होती थी। जो खान अब्दुल कयूम खान है, उसकी जो मुसलमानों के खिलाफ जो सरगर्मियां थी उसको काउंटर करने के लिए इसने सपोर्ट किया था 1945। ये वो बातें केपीके में, पीर साहिब ऑफ मांकी।
हिस्ट्री का कोई भी ऐसा पहलू ना हो जो कि आपसे ओझल हो। कभी कोई किसी जगह कोई चीज आ जाती है आपके फ्रंट पे, तो आपको पता होगी मेरी नजर से गुजरी हुई है, ये नाम, ये ना होगी, ये नाम तो मैंने सुना ही नहीं, इसका क्या रोल है, क्या अहमियत है, कोई चीज किसी वक्त भी काम आ सकती है। इसलिए ये सारी चीजें आपको गुजारा जा रहा है। पीर गुलाम मुजद्दिद सिरहंदी, पीर गुलाम मुजद्दिद सिरहंदी, सिरहंद जगह का नाम है। ये सिंध से बिलोंग करते थे और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट की बगावत की थी, नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया था 1928 में। जो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी मुंबई में, मुंबई में की थी, कलकत्ता में की थी, याद करें, यही तो आपकी हादसा है। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कहाँ बनी थी? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1885, ए.ओ. ह्यूम, मुंबई। पीर गुलाम मुजद्दिद सिरहंदी ये सिंध से बिलोंग करते थे और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट की, नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट। नेहरू रिपोर्ट जी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई, मोतीलाल नेहरू जी। एहतजाज की कोई डेट नहीं लिखी हुई, सिर्फ नाम लिखा हुआ है इसका, डेट अहम नहीं है, सिर्फ इसका नाम है। 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान लाहौर में हुई थी, मिंटो पार्क जो इकबाल पार्क है, उसमें जो उल्मा हैं, स्कॉलर्स हैं, उसका नुमाइंदा कौन था? मैंने सारे नुमाइंदे आपको लिखवाए थे। यूपी से कौन था, उसके बाद पंजाब से, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून, और नाम याद है आपको सारे? मौलाना जफर अली खान पंजाब से, तारीफ किसने की, खलीफुर जमान में, सारों के नाम याद होंगे आपको। औरंगजेब खान कहाँ से था? बलोचिस्तान से। याद नहीं करते हैं आप जाके चीजों को, मेमोराइज किया करें, हर संडे को बैठ के जितना पीछे पढ़ लिया तो याद किया करें, डिस्कस किया करें, फिर चीजें तैयार होती हैं। आप सिर्फ पेपर की डेट अनाउंस होती है तब पढ़ना शुरू करते हैं मेरे ख्याल। जो स्कॉलर्स थे, उल्मा थे, उनका जो नुमाइंदा था 23 मार्च 1940 को, उसका नाम लिखे, ये भी बहुत अहम है। मौलाना अब्दुल हमीद, मौलाना अब्दुल हमीद, he was the representative of उल्मास। 23 मार्च 1940 करारदादे पाकिस्तान, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पे। तहरीक पाकिस्तान का पहला शहीद कौन था? इस्लाम का पहला शहीद मर्द और इस्लाम की पहली शहीद खातून, बताएं। इस्लाम की भाई काफी, इस्लाम अब था, आदम के दौर में इस्लाम कहाँ था? इस्लाम की तारीख तो 1400 साल पुरानी है। पहली वही कब नाजिल हुई? 610, 611, 612 है ना? जमा करना ना, सारे हीरा में 5 आयात जब नाजिल हुई थी, सूरत अलग की, सूरत अलग का कौन सा नंबर है कुरान में? नज़ूली और सऊदी 96 नंबर है, 95 है, 98 है, तो आ रही चीजों को ना अंडरस्टैंड करके ही पढ़ते हैं, बहस वैसा करके पढ़ें, फिर चीजें याद होती हैं। सिर्फ नजर से गुजारना काफी नहीं होता, उसको इवेल्युएट किया जाता है, क्रिटिकली इवेल्युएट किया जाता है। अच्छा, गार हीरा में वही नाजिल हुई, गार हीरा है, गार हीरा की लंबाई चौड़ाई लिखूंगा, गार हीरा ये सारा लिखा हुआ है। 12 फुट जो है चौड़ाई है, 6 फुट 12 फुट लंबाई है, 6 फुट चौड़ाई है, 6 फुट ऊंचाई है। गार हीरा का जमीन से इतना फासला कितना है? गार हीरा का दूसरा नाम क्या है? कुरान ने गार हीरा को किस नाम से मशहूर किया है? जबल नूर किसे कहा गया है? कब उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कब नाजिल हुई? किस, कौन लेके आया? कितनी बार हजरत जिब्राइल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक करके और प्रेस किया, नीचा, 1 बार, 2 बार, 3 बार,
सवाल है ये 3 टाइम। तो आपको कहा कि इकरा पढ़ जी, तो आप नहीं पढ़ रहे थे। फिर जब उन्होंने 3 दफा तीसरी दफा कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जब अल्लाह का नाम है फिर आपने पढ़ना शुरू किया। मुझे तो पता है, आप बताएं ना, मैंने तो सवाल पूछा है जी, किसी को नहीं पता। इस्लाम का पहला शहीद मर्द, मर्द खतून बता दें। तो देख के बता रहे हो आप। हज़रत हारिस बिन अबू हाला, अबी हाला, हज़रत हारिस बिन अबी हाला, अबू हाला, अबी हाला, ये इस्लाम का पहला मर्द है। और इस्लाम की पहली जो शहीद खातून है वो सुमैया, अबू जहल ने बर्छी मार के शहीद किया था। तीन मैसेंजर मूवी देख लो पहले, उसमें भी दिखा रहे हैं सारी पूरी स्टोरी है इस्लाम में। हज़रत अम्मार बिन यासिर के वालिद और वालिदा थे। नेक्स्ट जी, तहरीक पाकिस्तान का पहला शहीद, द फर्स्ट मार्टिर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, द फर्स्ट मार्टिर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट कौन था? अब्दुल मालिक, अब्दुल मालिक। ये इस्लामिया कॉलेज पेशावर का स्टूडेंट था। He was student of इस्लामिया कॉलेज पेशावर, मालिक। MSF, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। ये अगला सवाल है, MSF जो है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, इसका सदर कौन था 1937 में? 1937 में इसकी सदारत किसे मिली थी? इस्लामिया कॉलेज पेशावर में बनी थी। मिस्टर शफी, मिस्टर शफी, ये इसकी सदारत की थी इसने। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। किस इदारे को एमिनेशन ऑफ मुस्लिम लीग कहा गया था? किस इदारे को, विच इंस्टीट्यूशन वाज नोन एज एमिनेशन ऑफ मुस्लिम लीग? एमिनेशन होता है असला, गोली बारूद। अलीगढ़, एमिनेशन ऑफ मुस्लिम लीग। नेक्स्ट, एमिनेशन भाई वेपन के अंदर जो आप गोली यूज करते हैं, बारूद यूज करते हैं, उसका एमिनेशन ऑफ मुस्लिम लीग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। नेक्स्ट, नाइनटीन 37 में मुस्लिम लीग की ब्रांच बनी अलीगढ़ में। अलीगढ़ में मुस्लिम लीग की ब्रांच कब बनी? 1937। और MSF कब बनी? 1937। इस्लामिया कॉलेज पेशावर, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जी। मुस्लिम लीग की ब्रांच बनी अलीगढ़ में, ये अलग सवाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का बानी कौन है, जो मुस्लिम लीग का मेंबर भी था? ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, यही MSF है। बानी है, पहले सदारत हो रही है। पहला और सवाल है, अब वो पूछ रहे हैं इसका फाउंडर कौन है। 1937 में MSF बनी थी इस्लामिया कॉलेज पेशावर में। राजा साहिब ऑफ महमूद आबाद, ये उसका बानी है। राजा साहिब ऑफ महमूद आबाद, राजा साहिब ऑफ महमूद आबाद। इसका असल नाम क्या था राजा साहिब? अमीर अहमद खान, अमीर अहमद खान। राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद का असल नाम अमीर अहमद खान। कौन सी खातून थी जिसने तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की? Which lady participated in all 3 round table conferences in London? बेगम शाहनवाज, बेगम
शाहनवाज, ये बेटी थी सर मोहम्मद शफी की बेटी थी ये। सर मोहम्मद जो शफी पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान गवर्नमेंट में, उसकी डॉटर थी ये बेगम शाहनवाज। फातिमा सुगरा कौन थी? Who was फातिमा सुगरा? फातिमा सुगरा कौन थी? पाकिस्तान मूवमेंट की बात हो रही है। फातिमा सुगरा जो है ये तहरीक पाकिस्तान की वो मुजाहिदा थी जिसने सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा लहराया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का फ्लैग जो है वो हॉवर्ड किया था इसने सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर पे पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान। फातिमा सुगरा। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन विमेन विंग की बानी कौन थी? एमएसएफ है। एमएसएफ की जो विमेन विंग है, एमएसएफ की जो विमेन विंग है उसकी बानी कौन थी? बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। ये जो मैं नाम लिखवा रहा हूँ ये आप अलग से भी गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह को आप गूगल पे सर्च करें, उसके बारे में 5-6 अहम मालूमात इजाफी इसके साथ अटैच करें कि वो कौन थी, कहाँ पे, क्या उसका रोल है, किसका क्या उसने उसका क्या काम है। ये होता है तरीका कि जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको फर्दर सर्च करें, उसको एक्सपेंड करें, फिर आप हर चीज को कवर कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट लिख लिया, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह एमएसएफ विमेन विंग की बानी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी की पहली खातून मेंबर कौन थी? Who was the first women member of All India Muslim League Working Committee? All India Muslim League Working Committee की पहली खातून मेंबर कौन थी? अमजदी बेगम। अमजदी बेगम। जी, अमजद से अमजदी हो गया ना। पाकिस्तान बनने के बाद यूएनओ में कौन सी पहली खातून शरीक हुई? यूएनओ के इजलास में पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला वफद गया था, फर्स्ट डेलीगेशन गया था यूएनओ में, उसमें कौन सी फीमेल साथ गई थी? बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन। बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन। ये पाकिस्तान का जो फर्स्ट यूएनओ में वफद गया था, डेलीगेशन गया था, उसमें ये खातून शरीक थी, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन। नेक्स्ट 23 मार्च 1940 किस खातून ने औरतों की नुमाइंदगी की? विमेंस की नुमाइंदगी की थी? जी, मशाइख का पहले हम पढ़ चुके हैं, अब्दुल हमीद। उल्मा, उल्मा की किसने नुमाइंदगी की थी 23 मार्च 1940 को? और विमेंस की किसने की? औरतों की नुमाइंदा कौन थी 23 मार्च 1940 को? बेगम मौलाना जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो बीवी थी, बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उसने नुमाइंदगी की थी खवातीन की। कुछ सवालात हैं आप लोगों से कायदे आजम पे, अल्लामा इकबाल पे और रहमत अली पे, चौधरी रहमत अली पे, जिसको आता हो फौरी जवाब दे दो। कायदे आजम की पैदाइश और वफात की डेट बताएंगे। कायदे आजम कहाँ पर पैदा हुए? कराची में किस जगह? जी, कराची में कहाँ पर पैदा हुए? मोहट्टा पैलेस में पैदा हुए थे। किस जगह पैदा हुए थे? मोहट्टा पैलेस कहाँ पे है? वजीर मेंशन में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? जी, वजीर मेंशन में पैदा हुए थे, MENSION मेंशन, वजीर मेंशन में पैदा हुए थे कायदे आजम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना में जो जिन्ना का लफ्ज है उसका मीनिंग क्या है? किस जुबान का लफ्ज है? गुजराती जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सूखा पतला, स्लिम स्मार्ट। जिन्ना गुजराती जुबान का लफ्ज है।
इसी तरह सिंध मदरसतुल इस्लाम, ये कहाँ पे है इदारा? कायद आजम का क्या ताल्लुक है इस मदरसे से? इब्तदाई तालीम यहाँ से हासिल की थी। लिंकन इन्स, ये इदारा कहाँ पे है? इसमें कायद आजम ने क्या कौन सी तालीम हासिल की? बॉर एट लॉ, बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की थी कायद आजम ने लिंकन इन। क्यों की थी वहां पे? क्योंकि जब लिंकन इंस में वो गए थे एडमिशन के लिए, उन्होंने जब उसको देखा तो उस पे जो लिस्ट थी दुनिया के मशहूर कानून दानों की, उसमें सबसे ऊपर नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस उनसे मुतासिर होकर उन्होंने उसमें एडमिशन किया, लिंकन इंस। नेक्स्ट, 1910 में कायद आजम कौन सी कौंसिल के मेंबर बने? 1910 में किस कौंसिल के मेंबर बने? नहीं, मुंबई इंपीरियल काउंसिल, मुंबई इंपीरियल काउंसिल के मेंबर बने 1910 में। मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? कांग्रेस कब ज्वाइन की? 1906 में। कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? क्यों दिया? तहरीक अदम तामुन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई थी, उसकी वजह से उन्होंने ये छोड़ दी थी कांग्रेस से। नेक्स्ट, कायद आजम ने 14 नुकात कब दिए? कहाँ पे? आप भी हिस्सा लेना, आप लोग भी पार्ट हैं सारे, हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाले। 1929 में जो है वो कहाँ पर? दिल्ली में। 14 नुकात जो है वो दिल्ली में दिए कायद आजम। नेक्स्ट, पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का कायद आजम बना, कायद आजम के ओहदे की मियाद कितनी थी? कितना अर्सा इन्होंने गवर्नर जनरल किया? कितने महीने थे? 12 महीने, 13 महीने, 17 महीने। काबा जो चेंज हुआ था 2 हिजरी में, पहले मुसलमान किसी और तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, और फिर बाद में किस नमाज के दौरान हुक्म आया? जोहर है या असर है? 4 रकत नियत की हुई थी, 2 रकत पढ़ ली गई थी, उसके दौरान दिल में ख्याल आया। महबूब के दिल में जो ख्याल आता है, तो अगर मुहब उसको समझता हो तो वो वैसा मोड़ देता है, टर्न कर देता है। आपके दिल में ये ख्वाहिश हुई और अल्लाह पाक ने वही के जरिए फरमाया कि इस तरह मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दें। कितने महीने बाद किबला की तब्दीली हुई? ये सवाल आता है। 16 महीने, 17 महीने हिजरत के बाद। हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर? जी चलें, ये लिखे ना, सवाल लिख लें, इसको सर्च करें। 17 मैंने ऑप्शन दे दिए, 17, 16, कितने महीने बाद किबला तब्दील हुआ? 2 हिजरी को हुआ था। मस्जिद किबला तैन मक्का में है या मदीना में है? क्योंकि हिजरत के 2 साल बाद है, तो हिजरत के 2 साल बाद तो मदीना में ही है, हिजरत तो मदीना हुई है। ये वैसे कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें भी लोग भूल के मक्का टिक कर देते हैं। तो हिजरत मक्का से मदीना करके मक्का में 13 साल गुजार ली, अब मदीना में तो गुजारनी है ना अगली जो जिंदगी है 10 साल। फिर मक्का फतह करके फिर मदीना चले गए थे। 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ है। कुछ अर्सा रह के ये भी सवाल आता है कि जब आपने फतह मक्का 8 हिजरी में मक्का को फतह किया, उसके बाद कितना अर्सा मक्का में रहे? जब आप मदीना पहुंचे, मदीना से पहले कुबा पहुंचे, हिजरत मदीना में कुबा कितना अर्सा कयाम किया आपने? तो अबू अय्यूब अंसारी के घर अस्सा नामी ऊँटनी जो वहाँ बैठी, कितना अर्सा कयाम किया? ये सवाल आता है। 14 दिन है, 4 दिन है, इन ऑप्शन में से वो आपकी नानी, आपकी मदर की तरफ से रिश्तेदार थे ननियाल में से। कायद आजम की हम बात कर रहे हैं जी। कायद आजम का जो गवर्नर जनरल बने, तो आपने गवर्नर जनरल के ओहदे का जो हल्फ लिया था, ओथ लिया था, वो कब लिया था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हल्फ लिया था। हल्फ किसने लिया था? जस्टिस अब्दुल रशीद, ये पहला चीफ जस्टिस था लाहौर हाई कोर्ट का, तो इसने लिया था। कायद आजम का मोटो क्या था? मंशूर क्या था? मैनिफेस्टो क्या था? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन था। यूनिटी,
फेथ डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। कायदे आजम ने यूनिटी फेथ डिसिप्लिन का नारा कब लगाया? 1941, 1941। कायदे आजम अपने आखिरी अय्याम में कहाँ पर गए थे, वहां रहे थे, वहां बीमार हो गए थे? बलूचिस्तान जियारत रेजिडेंसी हिल रिजॉर्ट एरिया है ये, वहां पर सियाहती तफरीही मकाम है। कायदे आजम ने क्विट इंडिया मूवमेंट में कब हिस्सा लिया? 1942। और क्या कहा था? डिवाइड एंड क्विट, हिंदुस्तान छोड़ दो। मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में कि डिवाइड एंड क्विट, ये नारा लगाया था, साथ ही थे दोनों। गांधी से तनाज़ा ये था, गांधी ने शुरू किया था, मुसलमान के साथ थे, लेकिन हमारा मोटो चेंज था उसमें। मुस्लिम लीग के सदर कब बने? 1934। कायदे आजम लंदन से वापस कब आए आखिरी दफा? 1934। और उसके बाद 3 डेथ तक प्रेसिडेंट रहे थे मुस्लिम लीग। किसके कहने पे वापस आए थे? खतूत का सिलसिला जो है, गालिब के खतूत का जो पहला सिलसिला ऊद हिंदी के नाम से पब्लिश हुआ था। गालिब का जो खतूत का जो मजमुआ है वो ऊद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, ये उसके खतूत के नाम है। मिर्जा तुफ्ता के नाम खत, बड़े अच्छे खत लिखे हुए गालिब ने। खतूत निगारी एक पूरा शोबा होता था पहले, अब तो इतना खत रहा ना कुछ रहा। कबूतरों के जरिए लोग खत भेजते थे, उनके देखा होगा आपने, पैगाम रसानी के लिए कबूतर को यूज किया जाता है पुराने दौर में। अब कुछ भी नहीं है, अब मोबाइल फोन है, अब जदीद मैसेंजर है, वही गंजी कबूतरी महलों में डेरा, वही हाल है। रहमत अली चौधरी, रहमत अली जो है ये अलीगढ़ के स्टूडेंट थे, अलीगढ़ से पढ़ा इन्होंने पहले, उसके बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन चले गए और वहाँ पे इन्होंने जाके मुस्लिम लीग की शाख बनाई और इन्होंने एक अखबार था कश्मीर अखबार, वो भी ज्वाइन किया था कुछ अर्सा। एमए एलएलबी किया इन्होंने, लॉ के स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज और डबलिन यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उन्होंने एक रिसाला जारी किया, नो ऑन नेवर। इसके 3 साथी और भी थे। 1933 में इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी प्रपोज किया। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है ये इन्होंने यूके में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के नाम से एक तंजीम बनाई थी यूके में, बरतानिया में। इसी तरह पाकिस्तान जो इन्होंने नाम दिया था, पी से पंजाब, ए से जो है अफगान सरहदी सूबा, अफगान सरहदी सूबा जो NWFP और AFP के, के से कश्मीर, एस से सिंध, मुल्तान से बलोचिस्तान। नहीं कुछ नहीं है, एक सूबे इतने थे। उसके बाद ये उसका नजरिया था। नेक्स्ट, इसने और नाम भी दिए थे, बंगाल और आसाम के लिए भी नाम तजवीज किया था इसने, बंगाल और आसाम के लिए बंगे इस्लाम, बंगे बंगाल और आसाम, इन दोनों को इकट्ठा नाम दिया था कि इनको मिला के एक अलग इलाका बना दिया जाए जिसका नाम बंगे इस्लाम हो, इनको मिला के पाकिस्तान बना दिया जाए। और हैदराबाद दक्कन का भी एक नाम तजवीज किया था इसने, उस्मानिस्तान। हैदराबाद दक्कन का जो नाम तजवीज किया था उसका नाम है उस्मानिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या है? लैंड ऑफ प्योर, लैंड ऑफ प्योर, पाक लोगों के रहने की जमीन, सरजमीन। लाहौर रेजोल्यूशन को इसने क्या कहा? पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने कहा? चौधरी रहमत अली ने अपने
पम्फलेट में कहा था नाउ और नेवर, और बाद में बल्कि इसने नाम दिया था, उसने नहीं कहा था, बाद में लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम भी दिया इसने। पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन, पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन, ये बुक किसकी थी? चौधरी रहमत अली की मशहूर किताब है। पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन, फादरलैंड। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल की पैदाइश और वफात बताएं। शेख नूर मोहम्मद वालिद, इमाम बीबी वालदा कॉलेज, कौन से कॉलेज से इन्होंने तालीम हासिल की? मेरे कॉलेज लाहौर से, फिर ये कैम्ब्रिज भी गए, जर्मनी से म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की इन्होंने। 1905 में ये यूरोप गए और 1908 में वापस आए अल्लामा इकबाल। पंजाब कौंसिल के रुकन भी रहे, पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल 1926 इलेक्शन लड़ा, रुकन रहे। और सर का खिताब इनको 1922 में अंग्रेजों ने दिया, 1922 में। इनको एक एजाजी डिग्री भी मिली थी, पीएचडी की ऑनरेरी डिग्री भी मिली थी। इनकी वफात के 20 साल बाद किस यूनिवर्सिटी में दी? जापान की यूनिवर्सिटी है, ताओ यूनिवर्सिटी, TAO, जो ताओ यूनिवर्सिटी जापान ने इनको पीएचडी की एजाजी ऑनरेरी डिग्री भी दी थी इनकी वफात के 20 साल बाद। इलाहाबाद, प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ इलाहाबाद 1930 है, वो भी मशहूर है। पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान का ख्वाब, ड्रीम मेकर ऑफ पाकिस्तान, पोएट ऑफ द ईस्ट, अल्लामा इकबाल। इकबाल वाज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, किसने कहा था? कायद आज़म। इकबाल वाज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, ये कायद आज़म ने इनके बारे में कहा था। इनकी पहली नज़म जो है उसका नाम है हमाला, फर्स्ट जो पोइम है। आखिरी जो नज़म है इनकी हजरत इंसान है, हजरत इंसान है। मशहूर जो इनकी किताबें हैं उसमें बांगे दरा, बाल जिब्रील, बाल जिब्रील, बाल का मतलब होता है पर, जिब्रील का पर, बांगे दरा, बांग का मतलब है आवाज, दरा फारसी में घंटी को बोलते हैं, घंटी की आवाज। ज्यादातर इनका कलाम फारसी जुबान में है। इसी तरह ज़रबे कलीम, अरब गाने हिजाज, खुदी, इसरार खुदी, सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ, अरबी से बेखुदी, सीक्रेट्स ऑफ नॉन सेल्फ। इंग्लिश में भी इनका तर्जुमा हो चुके हैं सारे। इसरार खुदी, ये हमारा है ना, ये उर्दू में हमारे पहले नस्ल कोई बुक बता रहा हूँ, इसरार खुदी। उसके बाद नहीं, ईरान के और है नेशनल पोएट, ये नहीं है। वैसे इनका नाम है वहाँ पे, और क्योंकि पर्शियन में इन्होंने लिखा है बहुत ज्यादा, वहाँ के तो बहुत ज्यादा पोएट हैं। ईरान के 50 शायरों के नाम तो इसमें उर्फी, जामी, शराजी, सादी, पता नहीं कैसे कैसे नाम इसमें अपनी शायरी में और अपनी बुक्स में लिखे हैं इनके। इसी तरह नेक्स्ट जी, वॉर पे आ जाए, जो टॉपिक के ऊपर वॉर, इंडो पाक वॉर्स, फर्स्ट कश्मीर वॉर, फर्स्ट कश्मीर वॉर पे आ गए यहाँ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 जंगें लड़ी गई जी। सबसे पहले फर्स्ट कश्मीर वॉर, इसकी लेंथ लिखें, इसका टाइम स्पैन लिखें, 1 साल 2 महीने 2 हफ्ते, 1 साल 2 महीने 2 हफ्ते के टाइम पे ये फैली हुई है। 22 अक्टूबर 1947 से शुरू हुई है, 5 जनवरी
ये इसका टाइम पीरियड है 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुई और 5 जनवरी 1949 को खत्म हुई। ये इसका टाइम स्पैन है। फर्स्ट कश्मीर वॉर इसको नाम दिया गया। ये किन लोगों ने की, कौन से लोगों ने आगाज हुआ? ये कबायली जो इलाका जात है हमारा, शुमाली वजीरिस्तान के जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, फाटा होता था जो पहले, अब वो केपीके का मर्ज एरिया हो गया, तो उसका आगाज वजीरिस्तान के कबायलियों ने किया। ये याद रखेंगे। जब इंडिया ने फोर्स श्रीनगर में आर्मी भेजी, उसके रद्देअमल में पाकिस्तान के कबायलियों ने हमला किया, अटैक किया। नेक्स्ट, सीज फायर लाइन बनी। जब ये जंग बंद हुई तो इसको सीज फायर लाइन का नाम दिया गया उस 1949, और 1972 में उसको एलओसी का नाम दिया गया, उसी सीज फायर लाइन को। ये सारा। उसके बाद महाराजा जो था पूंछ का, उसने बगावत की थी। ये स्टार्ट हो रही है जंग का आगाज। जो महाराजा पूंछ डिस्ट्रिक्ट है एजेके में, अब जो एजेके हमारे पास है उसमें भी पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ये बाग है, डिस्ट्रिक्ट बाग, हवेली, ये भिंबर, मीरपुर, ये अजला है, टोटली सारे, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, ये सारे जो हैं मीरपुर में। मीरपुर यूनिवर्सिटी मशहूर है, मंगला डैम है वहाँ पर तौली पीर एक बड़ी खूबसूरत जगह है, बालाकोट, और रावलाकोट जो है पूंछ में है, वो रावलाकोट पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, उसकी एक छोटी इलाका है। और बंजोसा झील भी है वहाँ पे, बहुत मशहूर जी। रावलाकोट में बंजोसा लेक, बहुत प्यारी झील है। तो महाराजा जो है पूंछ का, उसने जो है बगावत की, महाराजा पूंछ ने बगावत की। उसकी जो रियाया थी वो मुसलमान थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के जो पश्तून ट्राइबल जो मिलिशिया थी, मिलिशिया होती है जो फौज बनाई होती है प्राइवेटली, कोई आपने ट्रेंड अस्करी विंग जो बनाया होता है उसको मिलिशिया बोला जाता है। मिलिशिया, MILITIA, मिलिशिया। बॉर्डर अबूर किया इन्होंने, और श्रीनगर, बारामूला और उड़ी, ये 3 इलाके हैं। श्रीनगर, बारामूला और उड़ी सेक्टर, उड़ी, यहाँ पर जाकर इन्होंने अटैक किया। महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद तलब की। उस वक्त फर्स्ट कश्मीर वॉर की बात हो रही है, तो महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर से, इंडिया से मदद तलब की। हिंदुस्तानी फौज जब आई तो उन्होंने इल्हाक किया, उन्होंने कश्मीर को अपने अंदर एनेक्स किया। उसकी डेट है, वो डेट लिखें, 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया एनेक्स्ड कश्मीर इन फर्स्ट कश्मीर वॉर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह। ये बहुत अहम सवाल है जी। 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इल्हाक कर लिया। क्या क्या इल्हाक किया कि कश्मीर हमारा हिस्सा है इंडिया ने। और 27 अक्टूबर को वहां पर श्रीनगर में एयरफोर्स के जरिए वहां पर फौजी छोड़ दिए सारे, इसीलिए कश्मीर ब्लैक लेक कहा जाता है 27 अक्टूबर, याद रखें। नेक्स्ट, इंडिया की IAF जो इंडियन एयरफोर्स है, उसने कश्मीर पर कब हमला किया, ये अलग से सवाल है। फौजी दस्ते श्रीनगर में इंडिया ने कब उतारे जी? 27 अक्टूबर 1947। ये उसी जंग की कड़ी है। पाकिस्तानी जनरल जो था उस वक्त डॉगलस ग्रेसी था, पाकिस्तान आर्मी का जो जनरल था, COAS बोला जाता था, सॉरी C-in-C, कमांडर इन चीफ बोला जाता था। तो कमांडर इन चीफ जो है ये होता कब खत्म हुआ? 1956 के आइन में खत्म हुआ, ये भी याद हो। 1957 को जो आइन है पहला, उसमें C-in-C का होता, COS से कन्वर्ट हो गया, कमांडर इन चीफ को तब्दील कर दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दिस इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो डॉगलस ग्रेसी जो था, इसने इनकार कर दिया हमले से, और आखिरकार जो है 1948 में पाकिस्तान फौज जो है उस जंग का हिस्सा बनी। पहले कबायली लोग गए 47 में, और 1948 में इस जंग का हिस्सा पाकिस्तान की आर्मी बनी। शुरू में वो नहीं गया डॉगलस ग्रेसी, बाद में आर्मी किसी और तरीके से भेस बदल के ये समझे
कॉमन पब्लिक की शक्ल में एंटर। बस उसको इसलिए नहीं गया, वो कहता था जॉइंट जो गवर्नर जनरल है उसकी इजाजत से जाऊंगा मैं माउंट बैटन की। इंडिया का वो गवर्नर था ना, वो कहता था, वो इसी को मानते थे। वो कहते थे कि जी उसकी इजाजत होगी दोनों की, तो फिर, लेकिन उसकी ये दोगली पॉलिसी थी। 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर लाइन डिक्लेयर की गई। 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर लाइन बकायदा डिक्लेयर हुई। इफेक्टिव कब से हुई? इफेक्टिव हुई जी 1949 से इफेक्टिव हुई। सीज फायर लाइन डिक्लेयर कब हुई? 31 दिसंबर 1948 को। इफेक्टिव तो 49 में हुई ना। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था पहला, वो था फ्रांक मैसर्वी। पाकिस्तान आर्मी का जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ था उसका नाम था फ्रांक मैसर्वी। उसके बाद जो दूसरा था वो डॉगलस ग्रेसी था। जब ये फर्स्ट कश्मीर वार हुई उस वक्त डॉगलस ग्रेसी चल रहा था। पहला था फ्रांक मैसर्वी। ग्रेस है। दूसरा था डॉगलस ग्रेसी। कौन? पाकिस्तानी नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। ब्रिटिशर जो थे उस वक्त, तो इंडिया में रॉय बुचर, ROY, BUCHER, रॉय बुचर और रॉबर्ट लॉकहार्ट, ये जनरल थे। ये इंडिया के पहले और दूसरे हैं, लेकिन इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसको छोड़ें। पाकिस्तान के याद होने चाहिए। फ्रैंक नसरवी फर्स्ट है और डॉगलस ग्रेसी सेकंड है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद इसकी पहली जो कश्मीर वॉर है इसमें शहीद हुआ था। फर्स्ट जो कश्मीर वॉर है 1948 में, ये कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जो है, निशान हैदर, ये पहला निशान हैदर जो है ये उन्हीं को मिला है अवार्ड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड जो है वो निशान हैदर है। इंडिया का जो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है वो है जी प्राम वीर चक्र। प्राम वीर चक्र, PRAM, प्राम वीर चक्र। 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद दोमेल कबायली जो इलाके में, दोमेल का इलाका है वहां पे, वहां से जो कबायली शक्ल में आर्मी ने एंट्री मारी। आर्मी जो है वो कबायली लोगों के साथ मिलके, पता ना चले कि फौज है, तो पूंछ के इलाके हासिल कर लिया था हमारे आर्मी ने। पूंछ जो रावला कोट का इलाका है ये हासिल किया। और उसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर पर हमला हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत रॉय, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत रॉय जो है ये इंडियन डिफेंस ऑपरेशंस का उस वक्त हेड था। ये श्रीनगर पर इंडियन एयरफोर्स का जब हमला हुआ उसके बाद जो जंग है वो ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई। फिर चित्राल के दस्तों से, चित्राल की तरफ से भी कुछ दस्ते गए कबायलियों के। मेहतर और चित्राल हाकिम था मुजफ्फर मलिक, इसने इलाहा कर लिया पाकिस्तान से। 400 औरतों ने खुदकुशी की। और फिरोजपुर की पूरी एक स्टोरी है वहां की, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता हो कि फर्स्ट कश्मीर वार कब हुई, किसने आगाज किया, कश्मीर डे किसे कहा जाता है, कश्मीर ब्लैक डे कब, श्रीनगर पर इंडियन आर्मी ने कब हमला किया, और पाकिस्तान का उस वक्त जनरल कौन था, फौजी कायदे आजम गवर्नर जनरल थे, किसने हुक्म क्या दिया और किसने कब अटैक किया, ये और वो जो लाइन बनी वो सीज फायर लाइन वो कब बनी, ये 4-5 सवाल है जो आते हैं। बहुत माइनर डिटेल है, उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो करारदादे हैं, 13 अगस्त 1948 UN की एक करारदाद है, और 5 जनवरी 1949 ये दूसरी करारदाद है।
13 अगस्त कश्मीर इशू को कब लेके गया? ये फर्स्ट वॉर में ही लेके गया, जो फर्स्ट वॉर है उसमें कश्मीर इशू को इंडिया लेके गया है। उसको ये डर था कि अगला इलाका भी पता ना कर ले, ये मुजाहिदीन और ये आर्मी जो है 10 जिले तो हासिल कर लिए हैं, कहीं आगे आईओ के जो इंडियन हेड कश्मीर है उस तक भी ना आ जाए, वो उससे पहले ही वहां पहुंच गया। इसमें मुख्तलिफ कितने आर्मी के लोग थे, कितने शहीद हुए, कितने जख्मी हुए, ये इस न्यूमेरिक्स की आपको जरूरत नहीं है, ये माइनर डिटेल है। अगला, सेकंड कश्मीर वॉर। सेकंड कश्मीर वॉर 1965 की जंग है, मशहूर जंग है। और कश्मीर वॉर, उसके बाद सेकंड कश्मीर वॉर इंडिया के साथ 1965 की वॉर भी कहा जाता है इसे। अयूब खान का दौर था ये 17 दिन जारी रही थी, 17 डेज। 6 सितंबर को शुरू हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी? 6 सितंबर को डिफेंस डे भी कहा जाता है। 6 सितंबर को डिफेंस डे पाकिस्तान आर्मी का। नेवी का और एयरफोर्स का डे कौन सा है? 7 और 8। 7 किसका है? एयरफोर्स का, और 8 नेवी का, नेवी डे है। तो तरतीब से है, क्योंकि पहली दफा 6 सितंबर को पाकिस्तान आर्मी ने हिस्सा लिया, 7 सितंबर को एयरफोर्स ने हिस्सा लिया, और 8 को नेवी इस जंग का हिस्सा बनी, इसीलिए उसको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स डे कहा जाता है। 17 दिन ये जारी रही जंग। अयूब खान का ये दौर था, सेकंड इंडो पाक वॉर इसे कहा जाता है। और सीज फायर लाइन जो थी हमारी, ये 6 सितंबर से 23 सितंबर तक जारी रही। 6 सितंबर 1965 से 23 सितंबर 1965 तक जारी रही। जी, 23 सितंबर तक। पीएम कौन था उस वक्त इंडिया का? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था? अभी मैंने बताया, अयूब खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन था? 1965 की जो जंग थी, जब वो 23 सितंबर को जंग बंदी हुई, उसके नतीजे में क्या हुआ 1966 में? ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, शास्त्री था सर यहाँ पर, लाल बहादुर शास्त्री, ये वजीर खारजा था। 1966 में मुआहदा ताशकंद हुआ। एक तो भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर था, दूसरी था लाल लाल बहादुर शास्त्री और भुट्टो, इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद, ताशकंद कैपिटल है उसका। 1966, ये बहुत अहम सवाल है। मुआहदा ताशकंद कब हुआ, किसके दरमियान हुआ, क्यों हुआ? इसकी जंग बंदी के लिए हुआ, 65 की जंग बंदी, सीज फायर हुई थी। एलेक्सी कोसिजिन, ये कौन था उस वक्त? ये उस वक्त रशिया का प्रेसिडेंट था। जहां हो रहा है, ये जो करवा रहा है, जो हेल्प कर रहा है। जी, एलेक्सी कोसिजिन। नेक्स्ट जी, ये उसके बाद है बॉर्डर्स। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स कौन कौन से? नंबर 1 एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। नंबर 2 वर्किंग बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री, जी, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, ये जो सेक्टर है ये वर्किंग बाउंड्री कहलाती है। रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर, रेड क्लिफ लाइन, जो रेड क्लिफ ने बाउंड्रियां बनाई थी, ये जो पंजाब है, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, जो ये हमारी लाहौर के साथ वाघा बॉर्डर वाली बाउंड्री है, रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद है सर क्रीक, जो सर क्रीक, जो ग्रीन लाइन है, सिंध, इंडियन गुजरात और पाकिस्तानी सिंध के दरमियान जो बाउंड्री है, ग्रीन लाइन या सर क्रीक भी बोला जाता है उसको। जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट है अरेबियन सी वाला।
रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो है रियासत गुजरात का इलाका है, ये बैरन लैंड है इंडियन रीजन की, बैरन बंजर इलाका है इंडियन गुजरात। ये रन ऑफ कच्छ 1968 में मुआहदा हुआ था, रन ऑफ कच्छ का पाकिस्तान सिंध के साथ। साइनो इंडियन वॉर कब हुई थी? 1962 में। चाइना और इंडिया के दरमियान जंग कब हुई थी? साइनो, साइनो का मतलब चाइना। सिक्सटी टू में पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दौरान ये जंग हुई थी, साइनो इंडियन वॉर इसे कहा जाता है। और उसके बाद है 15th इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी। इंडिया की जो आर्मी थी उसकी 15 इन्फेंट्री, उसका नाम है 15 इन्फेंट्री ऑफ इंडियन आर्मी का जो दस्ता था वो लाहौर में एंटर हो रहा था और उसने कहा था कि हम लाहौर में नाश्ता करेंगे, 65 की जंग पे आ जाएंगे। बीआरबी कैनाल, इसको क्रॉस करना था इन्होंने लाहौर में। बीआरबी कैनाल, क्या एब्रीविएशन है बीआरबी का, याद करें, ये भी अहम है जी, है याद? बीआरबी को सर्च कर लेना, बम्बे कैनाल, वो वहाँ पर इलाका, वो चूम क्लीट का ट्रेनिंग सेंटर भी है वहाँ पे बीआरबी के पास। बीआरबी कैनाल को क्रॉस करके इन्होंने लाहौर में एंटर होना था। कैनाल डिफेक्टो बाउंड्री भी हम उसको कहते हैं। और ये टैंक्स की जंग थी, ये वो जंग थी जिसमें नूर जहां ने अपना बड़ा अहम रोल अदा किया, उसके नगमों ने, उसके मशहूर नगमे हैं, ये पुत्र हटाते नहीं निकते और इस तरह के और काफी सारे नगमे हैं। इसने बाकायदा वहां मैदान जंग के अंदर जाके गाया और बड़ा गरमाया, लोगों को गरमाया, फौजियों को जी। जनरल मूसा, ये एसएसजी से था, जनरल मूसा, 135 कमांडोज उतारे इसने टैंक्स के साथ। और उसके बाद 22 सितंबर 1965 को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पास हुई। 22 सितंबर 1965 को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में बकायदा करारदाद पास हुई और ताशकंद मुआहदा 1966 में हुआ मुआहदा ताशकंद। द मिथ ऑफ विक्ट्री, द मिथ ऑफ 1965 विक्ट्री, ये मशहूर किताब है, किसने लिखी है? राइटर का नाम लिखें। मोहम्मद अहमद दुरानी, आईएसआई का लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद दुरानी। द मिथ ऑफ 1965 विक्ट्री, द मिथ ऑफ 1965 विक्ट्री। मेजर अजीज भट्टी, इसको इस जंग के दौरान निशान हैदर मिला 1965 की जंग के दौरान। मेजर राजा अजीज भट्टी, ये लादियां गुजरात में जो है ये दफन है, लादियां जिला गुजरात। ये पैदा कहाँ हुआ था? हांगकांग में पैदा हुआ था मेजर अजीज भट्टी। 6 सितंबर से 12 सितंबर तक ये बगैर खाए पिए लड़ता रहा, हिम्मत तो देखें, 6 दिन जी। नेक्स्ट वो लिख लें, बम्बे वाली रावी बेदियां, बीआरबी, बम्बे वाली रावी बेदियां। बीआरबी कैनाल, बम्बे वाली रावी बेदियां। बीआरबी कैनाल क्रॉस नहीं करने दी थी राजा अजीज भट्टी ने। राजा अजीज भट्टी वहां सीना सपोर होकर लड़ता रहा उनसे, और जो नाश्ता करने का उनका ख्वाब था वो उसने अधूरा ही छोड़ दिया। इंडिया ने कहां कहां से हमला किया, ये जगह बता रहा हूं मैं। 1965 में नंबर 1 वाघा बॉर्डर, वाघा सेक्टर से हमला किया इंडिया ने। खेम किरण, खेम करण, ये भी एक जगह है इंडिया की, वहां से एंटर होने की कोशिश की। राजस्थान बॉर्डर, उस जगह से सियालकोट और कसूर, इन जगहों से उसने हमला करने की कोशिश की। क्या कहा गया था? किन किन शहरों के लोगों को फाल्कन कहा गया? याद है? 1965 की जंग के बाद किन शहरों
के लोगों को एक टाइटल दिया गया था बकायदा, लाहौर और 3 शहर थे, याद करें कहा क्या गया था, एक टाइटल दिया गया था बकायदा। इन लोगों ने जंग फौजियों के साथ जंग लड़ी थी बकायदा। ये फर्स्ट टैंकों की जंग थी, ये पहली जंग थी जिसमें टैंक का इस्तेमाल किया पाकिस्तान आर्मी ने, और मुजाहिदीन ने टैंकों के नीचे जाके बम ब्लास्ट, खुद को सुसाइड किया, शहादत का दर्जा हासिल किया। रेशो, अच्छा उसके बाद जंग में तादाद की रेशो क्या थी, 1/12 थी। हमारी 1% आर्मी थी, उनकी 12% हमसे ज्यादा थी। लेकिन नूर जहां के जो गीत थे, मेरे ढोल सिपाहिया और जो है इस तरह के कमाल उसने कर दिया था जी। उसके बाद एम आलम, ये भी बड़ा नाम है। जब पाकिस्तान नेवी ने हिस्सा लिया 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तान नेवी ने हिस्सा लिया, तो उसमें एम आलम, ये पाकिस्तान का वो जेरी कैप्टन था, ये वो पायलट था जिसने 5 इंडिया के जो तैयारे थे वो बहुत कम टाइम में जो है वो उड़ा दिए। एम आलम जो है 1935 में पैदा हुआ, 2013 में ये फौत हुआ। लिटिल ड्रैगन कहा जाता है इसको, एम आलम को लिटिल ड्रैगन इसका टाइटल है जी। ये बंगाली पाकिस्तान पायलट था, इसने इंडिया के 9 तैयारे तबाह किए जी, 9 एयर 1965 की जंग में। मोहम्मद महमूद इसका नाम था, मोहम्मद महमूद आलम, मोहम्मद महमूद आलम। ये कलकत्ता में पैदा हुआ था, कराची में फौत हुआ 77 साल की उम्र में 2013 में। सिंगल शॉट में कितने तैयारे तबाह किए, ये सवाल आता है। 5 टोटल 9, और सिंगल शॉट में यानी एक दफा जो फ्लाग उस पर अटैक किया, 5 तैयारे एक ही वक्त में इंडिया आर्मी के इसने खत्म कर दिए। हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट, हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट थे। सितारे जुरत भी मिला इसको, सितारे जुरत ये टाइटल है। 7 सितंबर 1965 को इसने ये कारनामा सरअंजाम दिया। हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट मैंने बात की थी 1974 में पब्लिश हुई थी, 1974 में हमूदुर रहमान कमीशन, सर्च करें जाके आज इसको। वॉर इंक्वायरी कमीशन भी कहा जाता है इसको, भुट्टो ने हुक्म दिया था इसके ऊपर वॉर इंक्वायरी कमीशन बना जाए। जुडिशियल इंक्वायरी थी ये, जुडिशियल इंक्वायरी, हमूदुर रहमान। आपने आटा चीनी कमीशन देखे होंगे, हमूदुर रहमान, जस्टिस हमूदुर रहमान 1974 में पब्लिश हुई है भुट्टो के कहने पे। ये पढ़े 1971 में बांग्लादेश हमसे कैसे टूटा, उसके रीजन है इसमें। आखिर क्या हुआ, 26 सितंबर 1971 को ये बना था कमीशन। पाकिस्तान की फौज ने क्यों सरेंडर किया, इसमें वजूहात बताएंगे, क्या वजूहात थी, बगावत क्यों हुई, आईएसआई का क्या रोल था, सियासतदानों का क्या रोल था, और इसे पब्लिक क्यों नहीं किया गया इस रिपोर्ट को पब्लिश। ये वही बात है जो टॉप सीक्रेट था पाकिस्तान का, जो शराब नोशी और जो रेप हुआ और जो पाकिस्तान आर्मी ने जो रोल अदा किया वहाँ बंगाली औरतों के साथ और जो कुछ हुआ जो आप बता रहे हो, ये वही रिपोर्ट है। उसने हुक्म दिया था 1974 में कि इसे पब्लिश किया जाए, लेकिन वो ना होने के बराबर पब्लिश हुई, आम नहीं हो सकी। शायद कहीं से को मिल जाए, किसी ने कुछ तक लिखा होगा इसके बारे में, मुख्य बुक्स हैं। 2 जंगें हो रही, या फिर कल, साथ ही कल मार्शल लॉ भी हो जाएंगे और उसके बाद आपका टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। हाँ जी, कहीं से भी हो सकता है। शुरू से हो